आज हम लोग जो मोदी की चाइना विजिट स्केड्यूल की गई 31 अगस्त को, उस पर डिस्कशन करेंगे। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विजिट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। मोदी जी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री में विजिट करते रहते हैं, कभी इस कंट्री में गए, कभी उसमें गए, कभी साइप्रस गए, कभी घाना गए, तो कभी कनाडा गए, और डील्स भी करते रहते हैं। मोदी जी के हर विजिट का कोई ना कोई पर्पस होता है, एजेंडा होता है, हिडन एजेंडा होता है, नॉन एजेंडा होता है। तो वैसे तो इनकी हर विजिट इंपॉर्टेंट होती है, बट जो चाइना विजिट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइवोटल माना जा रहा है, स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो हम वही समझना चाहेंगे कि ये कैसे गेम चेंजर है। बट उससे पहले हम थोड़ा जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है उस पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें ऑब्वियसली ट्रम्प था और यूएस इन्वॉल्व है, ताकि हमें समझ में आए कि चाइना का जो विजिट है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चाइना मोदी जी 6 साल के बाद जा रहे हैं, बीच में गलवान झड़प भी हो रखी है, बीच में थोड़ी बहुत हाथापाई भी हो रखी है, एंड एक तो लंबे समय के बाद जा रहे हैं, बट स्टिल अभी जो जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हो गया है। और क्यों इंपॉर्टेंट हुआ है यही हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है। अमेरिका बौखलाया हुआ है, पगलाया हुआ है, सभी कंट्री के पीछे पड़ा हुआ है। कोई भी मेजर इकोनॉमी है, अमेरिका चाह रहा है कि भाई हमारे से डील करो, मतलब अमेरिका चाह रहा है कि आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, डील साइन करो, ताकि अमेरिका को आप अनलिमिटेड एक्सेस दे दो। अमेरिका की टेंडेंसी शुरू से यही रही है। अमेरिका की इकोनॉमी वार इकोनॉमी है, अमेरिका की इकोनॉमी कंज्यूमरिज्म बेस्ड है, खाओ पियो वाला है। महर्षि चरवाक ने जैसे बोला था, यावं जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुखी जियो, भले लोन लेना पड़े लेकिन घी पीते रहो। यही अमेरिका का फंडा है भाई, खाते रहो, पीते रहो, पैसे उड़ाते रहो, उसके बाद जब पैसे खत्म हो जाए तो और पैसे लोन पे लो, वो भी उड़ाओ। इकोनॉमी उनकी बढ़ा के $31 ट्रिलियन की झूठा सच्चा करके बना दिया है, और लोन उन पे $36 ट्रिलियन का है। मतलब दुनिया का एकमात्र मेजर इकोनॉमी है जो औकात से ज़्यादा लोन लेके बैठा हुआ है। चलो, तुमने उल्टा सीधा एक लॉजिक बना रखा है निक्सन के टाइम से कि भाई हमारे पास, हम अनलिमिटेड डॉलर छाप सकते हैं, तुम अनलिमिटेड डॉलर छाप के उसको उड़ाते रहते हो। ये तभी तक चलेगा जब तक कि तुम्हारा डॉलर मेन करेंसी बन के बैठा हुआ है दुनिया का। तो इस विजिट में हम डॉलर करेंसी रहेगा नहीं रहेगा, या फिर उसका क्या ऑल्टरनेटिव आएगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो पास्ट में अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं, नियर पास्ट में, वो ये रहा है कि अमेरिका ने बुला के लोगों को बेइज्जती करी है। जो ब्रिक्स के कंट्रीज है, पहले हम उन पर डिस्कशन करेंगे। अमेरिका ने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बुलाया, उनको बैठा करके बेइज्जत किया। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बोलना पड़ा कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको एरोप्लेन गिफ्ट कर सके सऊदी अरेबिया या कतर की तरह। तो अमेरिका बोलता है कि तो देना चाहिए गिफ्ट। भाई आप कैसे भिखारी हो? कौन आदमी अपने घर में मेहमान को बुला के उनको बोलता है कि तुम्हें मुझे गिफ्ट देना चाहिए? ये कोई तरीका है भीख मांगने का? ये कोई तरीका है दादागिरी करने का? ये तो कोई तरीका है किसी से चंदा मांगने का? बट चलो, ये जो तुम ड्रामे कर रहे हो ना, यही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। फिर दूसरी चीज़ें हुई कि अभी अमेरिका ने हाल फिलहाल में ब्राज़ील के जो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के हेड हैं, उनके साथ भी उसने यही बिहेव किया। लूला को अभी अमेरिका बोलता है, ट्रम्प बोलते हैं कि भाई आप पे हम 50% टैरिफ लगाने वाले हैं, पता नहीं 1000% टैरिफ लगाने वाले हैं। अगर आपको कम करवाना है तो आप एक काम करो, हमें कॉल करो। लूला डी सिल्वा स्वाभिमानी व्यक्ति, उन्होंने सीधे बोल दिया कि भाई हम तुम्हें कॉल नहीं करेंगे, हम ट्रम्प को कॉल नहीं करेंगे। मुझे कॉल करना होगा तो मैं पीएम मोदी को कॉल करूँगा, मैं प्रेसिडेंट जिनपिंग को कॉल करूँगा, मैं प्रेसिडेंट पुतिन को कॉल करूँगा, मैं ट्रम्प को कॉल ही नहीं करूँगा। तो ये तो रही कि अमेरिका की बेइज्जती पे बेइज्जती सब किए जा रहे हैं। जो अमेरिका ट्रेड डील्स करना चाहता है, जो अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया उनके अंडर में रहे। अभी हाल फिलहाल में एक और छोटा सा अफ्रीका का कंट्री है, अमेरिका उसको $400 मिलियन का एड दे करके बदले में उसके सारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल चाह रहा था 15 से 30 साल के लिए। और ये किस तरह की हरकत है? मतलब कि $400 मिलियन, मतलब आप समझ रहे हो 3500 करोड़ रुपये करीब आएगा, उससे कम भी आ सकता है। 3500 करोड़ रुपया, भारत में ऐसे 10,000 एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन होंगे जो बहुत आसानी से लोगों को लोन या उधारी के तौर पे दे सकते हैं। मतलब इतने कैपेबल है वो, देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है। उतने से पैसे दे करके अमेरिका पूरी कंट्री के रिसोर्सेज पे लंबे समय के लिए कब्जा चाह रहा था। ये अमेरिका की पॉलिसी को दर्शाता है जो अमेरिका फॉलो कर रहा है पिछले 40-50 सालों से, पिछले 70 सालों से। बेसिकली जब तक यूएसएसआर था तब तक दुनिया थोड़ी सी कंट्रोल में थी। यूएसएसआर को तोड़ने के बाद अमेरिका फुल कंट्रोल लेके बैठ गया, और पूरी दुनिया पे मनमानी हर जगह अमेरिका अपनी वार इकोनॉमी को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी वार से चलती है। वार अगर बंद हो जाएगा तो अमेरिका घुटनों पे आ जाएगा। तो अमेरिका का काम होता है कि भाई कहीं ना कहीं लड़ाई करवाते रहो, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में। अमेरिका खुद दुनिया से कटा हुआ है, वो अपने मेन लैंड से दूर दूसरी जगह जा करके उल्टे सीधे करके एक उसने अपना एक एजेंसी बना रखा है CIA, जिसका काम ही है दुनिया में तबाही फैलाना, गवर्नमेंट टॉपल करना। CIA क्लेम करती है कि 50 से 100 गवर्नमेंट्स को टॉपल कर चुकी है अभी तक। कोई भी कंट्री जो अमेरिका के साथ जाता है उसको टॉपल कर देता है, या फिर अटैक करके ख़त्म कर देता है। वो ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो,
या किसी भी तरह की आप कंट्रीज़ को ले लो, अमेरिका ने, लेबनान हो, अमेरिका ने सभी को तबाह कर दिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वियतनाम में गया, वहाँ से हालांकि मतलब तबाही तो बहुत किया, बट चलो ये भी पिले। अफ़गानिस्तान में गए। अब इंडिया का फोकस चाइना और इंडिया की तरफ मूव किया, अब अमेरिका का फोकस इंडिया का नहीं, इंडिया और चाइना की तरफ मूव किया। अब अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि चाइना और इंडिया को बर्बाद करें। यूएसएसआर को तो ये बोल के बर्बाद कर दिया कि ये सोशलिस्ट है, ये हमें तबाह कर देगा वगैरह वगैरह। चाइना को भी उसने इसी तरह से इल्ज़ाम लगाया कि भाई देखो चाइना जो है वो कम्युनिस्ट है, चाइना जो है वो लोगों को सताता है, ऐसे वैसे करके चाइना को भी तबाह कर दिया, करने की कगार पे पहुंचाने वाला था। इंडिया की तरफ भी मुड़ा है। पहले उसने चाइना पे टैरिफ वगैरह लगाना शुरू कर दिया था कुछ दिन पहले। चाइना को पे 100%, 200%, 500% टैरिफ लगाया, जिस पे चाइना ने दो टूक कह दिया कि हमें एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ता है। जब चाइना अड़ा रहा तब जाकर के यूएस ने बोला कि नहीं नहीं, हम तो चाइना से भाई 90 दिन बाद डील करेंगे, अभी के लिए हम ब्रेक ले लेते हैं। मतलब जब तुम्हारा कुछ नहीं सुना चाइना ने तो तुमने ब्रेक ले लिया, ताकि कुछ समय बाद फिर से तुम कुछ बकवास करो या फिर इसको हमेशा के लिए तुम दबा दिए हो। उसके बाद यूएसए मुड़ा इंडिया की तरफ। अब यूएसए का कहना था कि भाई हम इंडिया पे इतना टैरिफ लगाएंगे, लगा भी दिया, उतना टैरिफ लगाएंगे, ये सैंक्शन लगाएंगे, वो सैंक्शन लगाएंगे। बहाने तो चलो कुछ भी दे दो, बहाने उसने ढूंढ लिया कि तुमने रसिया से तेल क्यों खरीदा सस्ते में। अरे भाई ट्रम्प ताऊ, रसिया से हमने इस तेल इसलिए खरीदा है क्योंकि रसिया से तेल खरीदने पे हमें बेनिफिट हो रहा है। अभी तक हम ऑलरेडी लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपये का बेनिफिट ले चुके हैं। अगर इतने पैसे तुम चाहते हो कि हम बेनिफिट ना लें रसिया से, तो तुम हमें सीधे सीधे वो डायरेक्ट पैसे दे ही क्यों नहीं देते हो? दे दो हमें 2.25 लाख रुपये, अभी तक जो हमने बचाए हैं 2.25 लाख करोड़ रुपये, और आने वाले समय में जो बचाने वाले हो तुम अभी से एडवांस दे दो। हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, हम तुम ही से तेल खरीदेंगे, तुम जिससे बोलोगे उससे खरीदेंगे। और हाँ, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो अपने लेक्चर अपने पास रखो। रही बात है टैरिफ वैरिफ की, तो उससे देखो, उससे इंडिया अब डरने वाला नहीं है। तुम्हारे सामने में जो बंदा खड़ा है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। 3 बार इलेक्शन जीत चुका है, तुम्हारे जैसे 4 प्रेसिडेंट को आते जाते हुए देख चुका है तुम्हारे ही कंट्री में। वो अभी वर्ल्ड पे सबसे मैच्योर्ड और सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है। उसकी समझ तुम्हारे लेवल से 10 गुना ऊपर की है। वो तुम खुद ही बोल चुके हो कि बहुत बड़ा टफ नेगोशिएटर है वो बंदा। उसकी अप्रूवल रेटिंग अभी 75% से ऊपर चल रही है पूरी दुनिया में। तुम उसके कहीं अगल बगल भी नज़र नहीं आ रहे हो। तुम बड़बोले, अपने मुंह से खुद को नोबेल प्राइज़ मांगने वाले, सेल्फ प्रोक्लेम्ड दुनिया में शांति फैलाने वाले वो इंसान हो, तुम उसके सामने में नहीं टिकोगे तरमता हो। मोदी तुम्हारे लेवल से बहुत आगे का है। तुम सोच रहे हो कि 2-4 टैरिफ लगा देंगे तो मोदी वहाँ से घिघियाता हुआ आएगा कि अरे भाई आपने टैरिफ लगा दिया, अब एक काम करो, हम अपना मार्केट आपके लिए खोल देते हैं, आपका कबाड़ F-35 खरीद लेते हैं। F-35 से याद आया, यूएसए हमें F-35 देना चाहता है। यूएसए चाहता है कि उसका F-35 कर देंगे जो पेपर पे नंबर 1 फाइटर जेट है दुनिया का, पेपर पे। मतलब यूएसए प्रूफ कर देता है कि F-35 का कोई बराबरी का नहीं है, 5th जनरेशन है, दिस है, दैट है, और वो इतना बड़ा कबाड़ है। अभी F-35 क्रैश हुआ है, जैसे हमारे यहाँ MiG-29, MiG-21 क्रैश होता रहता था, बाल बाल बचा है उसका पायलट। F-35 को इंडिया बंधक बना के रखा केरला में, 1 महीने तक रखा, और उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लॉक कर दिया इंडिया ने, यूएसए लॉक नहीं खुलवा पाया। फिर बाद में उसको कबाड़ की तरह उठा करके यूएसए ले गया। जब तुम्हारे उस जहाज़ को, जिसको हमने कबाड़ की तरह बंदिक बना करके रखा हुआ था लंबे समय के लिए, उस कबाड़ को हम क्यों खरीदेंगे? तुम पेपर पे उसको 5th जनरेशन बोलो, 6th बोलो, 10th जनरेशन बोलो, जिससे तुम्हें शांति मिले। दुनिया में तुम फैला रखे थे झूठ सच बोल के तुम्हारा बेस्ट एयरक्राफ्ट, दुनिया ने तो अब देख लिया। दुनिया भी आने वाले समय में नहीं खरीदने वाली है। तुमने हज़ारों ऐसे फाइटर जेट्स तो बेच तो जरूर लिए हैं, लेकिन आने वाले समय में नहीं बेच पाओगे। चलो, इसमें हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। F-35 बेटर है, सुखोई 57 बेटर है, या इंडिया जो अपना बनाने वाला AMC है जो लगभग 2035 तक आएगा, वो कितना सही है गलत रहेगा, ये अलग डिस्कशन का टॉपिक है। अभी के लिए तो ये है कि हम आपसे F-35 नहीं खरीदेंगे, नो मैटर आप कितना भी टैरिफ का धमकी दे लो, कितना भी बैक चैनल से प्रेशर बना लो या फ्रंट चैनल से प्रेशर बना लो, नहीं लेंगे मतलब नहीं लेंगे। हम कबाड़ नहीं लेते। मोदी ने तुम्हें 2 टूक इशारे से समझा दिया है कि मोदी या भारत ने कबाड़ लेना बंद कर दिया है। इससे हाई टेक्नोलॉजी का तो भारत खुद ही बना लेगा, और बनाने भी लग गया है मैक्सिमम फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें जो है बैकग्राउंड में चल रही हैं जब मोदी जी का चाइना विजिट स्केड्यूल हुआ है। यूएसए दूसरी पॉलिसी क्या अपनाता है यहाँ पे, एक और पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। यूएसए बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बना रखा है, जैसे स्विफ्ट वगैरह, जिसके थ्रू आपके ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे भेज रहे हो तो यूएसए ने अपने जो कार्ड कंपनीज बना रखे हैं, मास्टर, वीज़ा, बहुत सारे कंपनीज इनके हैं ऑनलाइन, जैसे कि गूगल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, इनका एप्पल हो गया। इनके कंपनीज में जैसे कि आपके अमेजन हो गए, पेप्सी, कोक, मतलब इन सब के थ्रू यूएस दुनिया में, एक तो इनके थ्रू यूएस पैसे भी कमाता है आपसे, और दूसरा आप पे धौंस भी जमाता है। धौंस जमाता ही नहीं है, बल्कि इनको यूज़ करता है आपको बर्बाद करने के लिए। अगर आप यूएस के खिलाफ गए
तो ये आपकी जो करेंसी है जो कि हम लोग डॉलर में रखते हैं, आपकी डॉलर को लॉक कर देगा, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ के खिलाफ गए, ये कंट्री से आपको कार्ड लॉक करवा देगा, आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लॉक कर देगा, आपका जितने भी ये कंपनीज के थ्रू डीलिंग्स हो रही है उन डीलिंग्स को क्लोज करवा देगा। तो ये सब करके यूएस सारे कंट्रीज पे कंट्रोल बनाने की कोशिश करता रहता है। हमने आपका ये ब्लॉक कर दिया, ये लॉक कर दिया। अभी जैसे उसने रसिया के साथ किया, रसिया में कार्ड चलने बंद हो गए, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड। जैसे ही रसिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, यूएस ने उसको ब्लॉक करवा दिया। ऐसे तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस रसिया पर लगाए यूएस ने। इन सब से बचने के लिए मोदी जी स्टार्टिंग से लगे पड़े हैं। हमने अपना यूपीआई सिस्टम डेवलप कर लिया इंडिया ने अपने कार्ड सिस्टम अलग ही बना लिए। इंडिया टेक्नोलॉजिकली और काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर के मामलों में, ब्रेन के मामलों में तो खैर इंडिया किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है। ब्रेन के मामलों में तो अमेरिका का जो ड्रीम है, जो अमेरिका के मैक्सिमम कंपनीज बनाए जाते हैं वो अब इंडियन ब्रेन के थ्रू बनाए जाते हैं। जो सिलिकॉन वैली का ड्रीम है वो इंडियन इंजीनियर संभाल रहे हैं। आज अगर ये लोग इंडियन इंजीनियर्स को निकाल देते हैं, भगा देते हैं, लेना बंद कर देते हैं, तो इनका जो सिलिकॉन वैली का ड्रीम है वो घट करके 20% औकात पे आ जाएगा। तो खैर वो समय तो हम डिपेंडेंट है ही नहीं। मोदी जी काफ़ी हद तक अपने आप को अमेरिका के गलचे से निकाल चुके हैं। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 5 सालों में पूरी दुनिया धीरे धीरे अमेरिका के गलचे से निकलना शुरू कर देगी। हेंस चाइना का जो ट्रिक है मोदी जी का, वो अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब है भाई कि मोदी जी अगर चाइना जा रहे हैं तो जा तो रहे हैं एससीओ सम्मेलन में, बट क्या वो सिर्फ एससीओ समिट में मीट करके आ जाएंगे? नहीं। मोदी जी की शी जिनपिंग के साथ मीटिंग तय है। अब मोदी जी जो बायलैटरल मीटिंग शी जिनपिंग के साथ करेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे? मोदी जी ऐसा तो है नहीं कि चाय पे चर्चा करेंगे कि हाँ भाई जिनपिंग चाय अच्छा है, जिनपिंग वहाँ पे नूडल खा रहा होगा कि हाँ भाई मोदी जी नूडल तो बहुत टेस्टी है, जयशंकर वहाँ पे चाउमीन खा रहे होंगे। ये सब नहीं होने वाला है। डिस्कशन का जो मेन बिंदु है वो मेरे अनुसार कुछ इस तरह का है। सबसे पहले तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, भाई आप 50 साल से जो हमारे कुछ ज़मीनें कब्जा की हुई और हमारे बाकी की ज़मीनों पे आप जो हक जता रहे हैं, मोदी जी का तो एक ही लाइन होगा कि उन ज़मीनों को आप खाली करो। बदले में शी जिनपिंग चाहेगा कि उसे भी कुछ मिले, जिसपे मोदी जी की गारंटी होगी कि आपका जो सीपैक है, सीपैक को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपने जो $60 बिलियन, $100 बिलियन लगा करके समुद्र तक पहुँचने का रास्ता बनाया है अपने कंट्री से लेकर के पाकिस्तान तक, वो हमारे इंडिया के थ्रू जाता है। आप हमारा शाही चीन और पीओके वाला जो एरिया ले रखा है आपने, वो दोनों हमें वापस करो और आपके सीपैक को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। बट इसमें इंडिया एक क्लॉज और भी जोड़ सकता है कि सीपैक में हमें भी हिस्सा चाहिए, हम भी उससे उतना ही व्यापार कर सकते हैं जितना तुम कर सकते हो। और इसको मानने में शी जिनपिंग को तनी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते और इंडिया अगर सीपैक को डिस्टर्ब करता है तो उनका $60 से $100 बिलियन का पैसा तो डूब ही गया। जो फ्यूचर नुकसान होगा वो अलग होगा ना व्यापार करने की वजह से, क्योंकि उनको समुद्र का रास्ता तो मिलने से रहा। तो ये वन ऑफ द टॉपिक्स मेरे अनुसार होने वाला है डिस्कशन का, कि एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करो, हमारे एरियाज़ को लौटाओ, सीपैक को अपना ले जाओ। ये मेरे अनुसार मेन डिस्कशन रहेगा ना। दूसरा डिस्कशन क्या हो सकता है? दूसरा डिस्कशन है कि यूएस डॉलर को हथियार से भी ज़्यादा बुरी तरीके से यूज़ करता है दूसरे कंट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए। दैट मीन्स कि हमें दूसरा करेंसी, ऑल्टरनेटिव करेंसी लाने की ज़रूरत है, जो कि यूरोपियन यूनियन ने ट्राई किया लेकिन वो बुरी तरह से फ्लॉप रहा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में किसी भी कंट्रीज़ के पास दम नहीं है। जीडीपी के मामले में कोई भी कंट्री इतना कैपेबल अभी नहीं रह गया है। ये सब डूबता हुआ इकोनॉमी में आ रहा है, वो जर्मनी हो या यूके हो, पीछे जा रहे हैं सब। इनमें इतना दम नहीं रह गया है कि ये लोग किसी भी कंट्री को खींच सके। ऊपर से ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से ही बाहर हो गया, तो ये जो यूरो है वो यहाँ पे चल नहीं पाया। ऑल्टरनेट करेंसी में एक ही पॉसिबल केस लग रहा है कि अगर ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, अगर ये मिल करके करेंसी बनाए, चूँकि ये पाँचों कंट्रीज एरिया वाइज देखा जाए तो लगभग दुनिया का 60-70% एरिया को कवर कर ले रहे हैं, और इनका पॉपुलेशन वाइज भी देखा जाए तो ये लोग 40-50% पॉपुलेशन इतने कंट्रीज में आ जा रहा है। तो अगर ये कंट्रीज एकजुट होकर के रिसोर्सेज के मामले में भी देखा जाए तो इन पाँचों कंट्रीज को अगर मिला दें तो लगभग दुनिया का 60-70% रिसोर्स जो है, नेचुरल रिसोर्स, वो इनके पास अवेलेबल है। तो अगर ये कंट्री साथ आकर के इस तरह की करेंसी बनाते हैं, मतलब ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग इसी ऑल्टरनेटिव करेंसी में डील करेंगे। मान लो कि इन्होंने रुपया को ऑल्टरनेटिव करेंसी बना लिया और ये पाँचों कंट्रीज मिल करके डिसाइड करते हैं कि हम लोग रुपया को ही में ही डील करेंगे, तो फिर रुपया बिना ज़्यादा समय गंवाए डॉलर को बौना बना देगा। रुपया एक मेजर करेंसी बन के उभरेगा, और ऐसा हो सकता है कि रुपया नंबर 1 करेंसी दुनिया में बन करके उभरे व्यापार के मामले में। ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज, ईरान, सऊदी अरेबिया वगैरह ब्रिक्स के मेंबर बनने के लिए ललायत हैं। दैट मीन्स कि ये जो उभरते हुए और भी इकोनॉमीज है वो भी हमारे साथ आना चाह रहे हैं। अगर ये सारे किसी भी एक करेंसी पे जीरो इन करते हैं, जैसे कि रुपया पे करते हैं, तो फिर रुपया के सामने में डॉलर की कोई औकात ही नहीं रह जाएगी। रुपया यहाँ गोलियात होगा और डॉलर यहाँ पे वो मेमना होगा। तो ये तो रहे दो मेन पॉइंट्स। इसमें तीसरे पॉइंट जो है थोड़ा जेनरिक से हो सकते हैं, जैसे कि
हम लोग सब मिल करके अगर हम प्रोडक्शन के मामले में काम करें, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में करें, अगर हम सॉफ्टवेयर में करें, जैसे इंडिया सॉफ्टवेयर जायंट बन चुका है, चाइना प्रोडक्शन जायंट बन चुका है, इंडिया भी प्रोडक्शन जायंट बनने के रास्ते पे चला हुआ है। रिसोर्सेज के मामले में रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका वगैरह जो बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। अगर ये मिल करके काम करेंगे तो इनके पास आप कह सकते हो कि अगले 100 सालों के लिए अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल है। अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें तो उस मामले में रशिया का अभी भी कोई तोड़ नहीं है। रशियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में रशियन कंपनीज और रशिया जो है वो काफ़ी आगे है। तो ये सब डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है मेरे अनुसार टेबल पे, जब मोदी और जिनपिंग की मीटिंग होगी, और इस पे पूरी दुनिया की आंखें टिकी हुई है और टिकी हुई होगी। अब जो ट्रम्प था वो है वो और भी ज़्यादा बौखलाने वाले हैं। यहाँ पे घी में आग में घी डालने का काम किया है एनएसए अजीत डोभाल की मॉस्को विजिट में। अजीत डोभाल जी मॉस्को गए हुए, वहाँ जाते ही उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि पुतिन भी अब भारत आने वाले हैं। अब पुतिन बहुत जल्दी भारत आने वाले हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये जो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये जो चेंजेस जल्दी जल्दी हो रहे हैं, वो एक दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके पाइवोटल में अब एक कंट्री नहीं रहेगा, जिसके सेंटर में अब सिर्फ अमेरिका नहीं होगा, उसके सेंटर में बहुत सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज होंगे, बहुत सारे इमर्जिंग एंड इमर्ज इकोनॉमीज होंगे जो मिल करके दुनिया के हितों को साथ में लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। हेंस चाइना का मोदी जी का जो ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। धन्यवाद।